स्टूडेंट फाइनली आज की जो वीडियो है वो क्लास 11 सोशियोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 सामाजिक संस्थाओं को समझना, इसका हम एंड पार्ट कर रहे हैं यानी कि पार्ट नंबर 3। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपने इस लेसन के पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैंने पिन कर रखा है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। अगर आपने देख रखे हैं ऑलरेडी तो आप यहीं से कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। तो आइए फिर बिना किसी देरी के साथ आज के इस लेसन को हम पूरा करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। देखिए क्या था कि लास्ट 2 वीडियो में मैंने आपको जो सामाजिक संस्थाएं बताई थी वो अनौपचारिक तरीके की थी, जैसे कि परिवार के बारे में, विवाह के बारे में, नातेदारी के बारे में। तो ये सारी चीजें जो समाज में प्रचलित थी वो अनौपचारिक तरीके से थी। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के एंड पार्ट में, वो है हमारी औपचारिक सामाजिक संस्थाओं के बारे में। तो देखिए वो कौन कौन सी होती है। तो जैसे कि कार्य और आर्थिक जीवन यानी कि वर्क एंड फाइनेंशियल लाइफ होगी, नागरिक अधिकार जिसे हम सिविल राइट्स कहते हैं, धर्म यानी रिलीजन, राजनीति यानी पॉलिटिकल, शिक्षा यानी एजुकेशन और श्रम विभाजन यानी कि वर्क का डिवीजन। तो ये सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कार्य से यानी कि वर्क लाइफ से संबंधित। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कार्य और आर्थिक जीवन। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि व्हाट इज वर्क यानी कि कार्य क्या होता है। देखिए कार्य जो है वो शारीरिक यानी कि फिजिकल और मानसिक यानी कि मेंटल परिश्रमों यानी आपका हार्डवर्क के द्वारा किए जाने वाला वेतन प्राप्त और मुफ्त सेवा द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। आप किस लिए कार्य करते हो? कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसके बदले आपको वेतन मिलता है यानी कि पैसा मिलता है, और कुछ कार्य आप ऐसे भी करते हो जिसके बदले आपको सिर्फ सेवा करनी पड़ती है, उसका आपको वेतन नहीं मिलता। तो इस प्रकार हम कार्य को परिभाषित कर सकते हैं। आगे हम जानते हैं कार्य के आधुनिक रूप और श्रम विभाजन के बारे में। तो देखिए क्या है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ना, तो वैसे वैसे कार्य जो है यानी जो वर्क है उसमें भी हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वो किस प्रकार है उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला इसका पॉइंट वो है अत्यधिक जटिल श्रम में विभाजन। तो देखिए इसमें क्या है कि आप जानते थे कि जो पहले जो लोग काम करते थे वो ज्यादातर प्राथमिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ करते थे। प्राथमिक क्रियाएं जैसे कि खेती बाड़ी वाला, ठीक है ना, कृषि से संबंधित। तो उसमें क्या करते थे हम, श्रम का विभाजन होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ज्यादातर जो काम होते हैं वो हमें किस प्रकार के देखने को मिलते हैं, वो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी जिसे हम औद्योगिकरण से यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़ा हुआ मानते हैं। तो इसके अंदर काम का विभाजन ज्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो मशीनें होती है वह 99% काम खुद ही अकेले कर जाती है और 1% उसमें सिर्फ मनुष्य की आवश्यकता होती है। तो इस कारण श्रम का विभाजन जो अंतर है वो कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। दूसरा है कार्य के स्थान में भी परिवर्तन देखने को। तो देखिए इसमें क्या होता था कि पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लोग कृषि ज्यादा किया करते थे, हमारा इतिहास में कुछ इस प्रकार का है। लेकिन जब से यहाँ पे औपनिवेशिक काल आया था यानी कि जब अंग्रेजों का शासन था, तो वह यहाँ पर औद्योगिकरण लाए, जिस कारण आज का जो वर्तमान समय है वो पूरा विश्व जो है वो औद्योगिकरण की चपेट में आ चुका है। तो इस कारण कार्य के स्थान में भी परिवर्तन देखने को मिला है कि भारत भी अब प्राथमिक क्रियाओं से दूसरी क्रियाओं यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। तीसरा है औद्योगिक प्रौद्योगिकी में विकास। तो ये बात तो सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होती है काम के ऊपर कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे जो इंडस्ट्री है उसके अंदर टेक्नोलॉजी का भी विस्तार ज्यादा हो रहा है। आज हम ऑनलाइन तरीके से पढ़ भी रहे हैं तो ये भी टेक्नोलॉजी में आता है। तो इस कारण काम जो है वह काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और जो चौथा है वो है पूंजीपतियों के कारखाने। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे भारत में हम कहते ही है कि टाटा, बिरला, अंबानी, तो जो बड़े बड़े पूंजीपति है उनकी इतनी सारी क्या होती है, इंडस्ट्री होती है। तो इसके अंदर जो लेबर लगी होती है वो काम करती है और अपना रोजगार पाती है। तो इस प्रकार जो पूंजीपतियों के कारखाने भी बहुत जगह ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं वो है विशिष्ट कार्य के अनुसार वेतन। तो विशिष्ट कार्य यानी कि आप किस कार्य में ज्यादा स्पेशल हो। अगर आप किसी भी कार्य में ज्यादा नॉलेज रखते हो, एक्सपीरियंस है, तो आपको उन्हीं के अनुसार वेतन मिलता है। आप चाहो तो गूगल जैसी बड़ी कंपनियों में भी जॉब कर सकते हो, आप चाहो तो अपने ही कार्य के अनुसार कॉल सेंटर भी आपके लिए खुले हैं। बस फर्क इतना है कि आप किस काम में कितने ज्यादा निपुण हो, कहने का मतलब एक्सपीरियंस हो, ठीक है। और जो लास्ट है वो है प्रबंधकों द्वारा कार्यों का निरीक्षण। तो प्रबंधक मतलब होता है मैनेजर। तो मैनेजर का काम ही ये होता है कि काम को मैनेज करना। तो इसलिए वह समय समय पे निरीक्षण करता है काम का और सलाह भी देता है, सजेशन भी करता है और साथ ही डायरेक्शन भी बताता है। तो इसलिए प्रबंधकों द्वारा कार्यों का निरीक्षण भी किया जाता है।
तो ये थे आधुनिक रूप में जो कार्य है उनका श्रम विभाजन। तो आई होप कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से अब समझ आ चुका होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो काफ़ी शॉर्ट है, जैसे कि राजनीतिक संस्था यानी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो देखिए राजनीतिक संस्था क्या होती है, जो सोसाइटी यानी जो हमारा समाज है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि शक्ति और सत्ता के सहायते पर, यानी कि दोनों का मीनिंग एक ही है, पर्यायवाची यानी कि पावर, तो इसके सहारे पर ये क्या करती है, शासन करती है हमारे समाज के ऊपर। जैसे बेस्ट एग्जांपल कि एक लोकतंत्र के अंदर जनता क्या करती है, चुनाव करती है एक ऐसे प्रतिनिधित्व का जो कि उस समाज में रह रहे लोगों के बारे में अच्छा सोच सके, उनका कल्याण कर सके, उनकी समस्याओं को जानकर उनका निवारण कर सके। तो राजनीतिक संस्था का समाज के अंदर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है। उसके बाद है राज्य विहीन समाज। तो राज्य विहीन समाज जहाँ पे राज्य ही ना हो, तो देखिए ये वो समाज होते हैं जिसमें सरकार की औपचारिक संस्थाओं का अभाव होता है, यानी कि कमी होती है, यानी राज्य है ही नहीं। और उसके बाद है राज्य की संकल्पना। तो संकल्पना मतलब क्या होता है, चुनाव यानी कि चूज करना। तो राज्य वहाँ विद्यमान होता है, विद्यमान मतलब एग्जिस्ट होता है, मौजूद होता है, जहाँ सरकार जो है वह एक राजनीतिक तंत्र यानी कि सरकार का एक राजनीतिक तंत्र एक निश्चित क्षेत्र पर शासन करता है। कहने का मतलब कि जैसे आप जिस एरिया में रहते हैं तो उस वह एरिया एक जिले में आता है, वो जिला एक राज्य में आता है, और राज्य जो होता है वो दूसरे राज्यों के साथ जुड़ा हुआ आता है, और इस प्रकार सभी राज्य एक देश का निर्माण करते हैं। इसी कारण इसे हम फेडरल सिस्टम कहते हैं, यानी कि संघीय व्यवस्था कहते हैं। जब मैं आपको पॉलिटिकल पढ़ाऊंगा तो ऐसे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, आप इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बात हम करते हैं नागरिकता के अधिकारों के बारे में। तो नागरिकता के अधिकार जिसे हम सिविल राइट्स कहते हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर सिविल राइट्स ही है। तो इसमें क्या है कि भाषण देना और धर्म की स्वतंत्रता, ये हमें आज़ादी मिलती है। और राजनीतिक अधिकार में जैसे चुनाव लड़ना, इसकी हमें स्वतंत्रता मिलती है। तो चुनाव लड़ना, हालांकि क्या होता है, इसके लिए आपके पास पावर होनी चाहिए, यानी सत्ता होनी चाहिए, मनी होने चाहिए, आपको एक बैकग्राउंड होना चाहिए, इस प्रकार आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये हमारा संविधान आपको मंजूरी देता है इस बात की, लेकिन लोग जाते नहीं है, जिनके पास सत्ता है वही जाते हैं। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम सबके लिए भी, वो है सामाजिक अधिकार, जिसे हम सोशल राइट्स कहते हैं। जैसे कि स्वस्थ लाभ। तो स्वस्थ लाभ में क्या होता है कि आपको बेहतर हॉस्पिटल मिलना सरकार के द्वारा, जहाँ पर आपकी दवाइयाँ फ्री हो, इलाज फ्री हो, और समाज का कल्याण होना। तो हर किसी राज्य के अंदर कल्याणकारी यानी कि विकासात्मक योजनाएं बनाई जाती है ताकि नागरिकों का भी विकास हो सके और समाज का भी। और उसके बाद है बेरोजगारी भत्ता। तो बेरोजगारी भत्ता आपको सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है यदि आपके पास रोजगार नहीं है। और साथ ही हर एक कार्य क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी भी तय की जाती है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में लगो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में। तो आपको कम से कम मंथली बेसिस पे सैलरी मिल ही जाती है, जो तय की होती है सरकार के द्वारा। तो ये थे नागरिक अधिकार के बारे में कुछ उदाहरण। तो आई होप कि आपको इनके बारे में अच्छे से समझ आ चुका होगा। इसके बाद हम बात करते हैं धर्म के बारे में, यानी कि रिलीजन के बारे में। तो देखिए इसमें क्या है कि आप अपने अनुसार इसकी परिभाषा दे सकते हैं, क्योंकि धर्म जो है वह अंतरात्मा से जुड़ा होता है, यानी ये एक सेंसिटिव चीज है जिसके अंदर हर किसी की अपनी एक भक्ति होती है, अपना एक विश्वास होता है, अपनी एक श्रद्धा होती है। तो देखिए एक फेमस समाजशास्त्री है इमाइल दुर्खीम। तो उनके अनुसार क्या है, धर्म जो है वह पवित्र वस्तुओं से संबंधित अनेक विश्वासों और व्यवहारों की एक ऐसी संगठित व्यवस्था है जो व्यक्ति को एक नैतिक समुदाय यानी कि मोरल कम्युनिटी की भावनाओं में बांधती है और उस प्रकार विश्वास और व्यवहार को अभिव्यक्त करती है। तो ये किसके अनुसार परिभाषा, वो है इमाइल दुर्खीम के अनुसार। यदि आप धर्म को आसान भाषा में परिभाषित करना चाहते हैं तो देखिए क्या है कि धर्म जो है वह अलौकिक शक्तियों पर विश्वास है। अलौकिक शक्तियां यानी सुपर नेचुरल पावर। तो इसमें क्या होता है कि यह मानव शक्ति से काफी उच्च होती है, श्रेष्ठ मानी जाती है, और धर्म के प्रति श्रद्धा रखना, भक्ति रखना इत्यादि भी इसका एक पार्ट होता है, यानी अंग होता है। तो आई होप कि आप धर्म के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। देखिए धर्म की विशेषताओं में सबसे पहले क्या बात की जा रही है, वो है श्रेष्ठता की भावना। देखिए हर किसी के अनुसार अपने धर्म को हर कोई व्यक्ति उच्च रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि उसके साथ उसकी भावना रखी होती है। तो हर एक की नज़र में उसका धर्म सबसे उच्च होता है, इसलिए उसके धर्म में श्रेष्ठता की भावना पाई जाती है। दूसरा है धार्मिक व्यवहार। धार्मिक व्यवहार जैसे कि भगवान के लिए पूजा पाठ करते हैं
यज्ञ करते हैं, सत्संग करते हैं, तो ये सारी चीजें धार्मिक व्यवहार से जुड़ी होती है। और उसके बाद है अनुष्ठान यानी कि समारोह जिसे हम कहते हैं, तो धार्मिकता से जो जुड़ा होता है। तो आप भी जानते हैं कि भारत के अंदर अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं अलग अलग धर्म विशेष के लिए, जैसे कि गुरपुरब हो गया सिख समुदाय के लिए, मुहर्रम ईद हो गया मुस्लिम समुदाय के लिए, और हिंदू समुदाय के लिए बहुत सारे ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ स्पेशल के उदाहरण जैसे होली मनाना, दिवाली मनाना, तो ये सारी चीजें धार्मिक समारोह में इंक्लूड की जाती है। और उसके बाद है विश्वासकर्ताओं का एक समुदाय। तो विश्वासकर्ताओं का एक समुदाय से मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म के प्रति कुछ ज़्यादा ही भावना रखते हैं, जैसे वह गुणगान करवाते हैं, सत्संग करवाते हैं, खाना बंटवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें विश्वासकर्ताओं के एक समुदाय में समाहित हो जाती है। तो ये है धर्म की कुछ विशेषताएं। तो आई होप कि आप इनके बारे में अच्छे से अब समझ चुके होंगे। अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी कॉमन सा भी है। आप भी वही कर रहे हो, मैं भी आपको वही करा रहा हूँ, वो है शिक्षा यानी एजुकेशन। तो आपके अनुसार परिभाषा क्या हो सकती है? आप एक वर्ड में कहना चाहो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी नज़र में शिक्षा क्या है। तो देखिए, शिक्षा का जो अर्थ है वो शिक्षा जो है संपूर्ण जीवन चलने वाली वह प्रक्रिया होती है जिसमें सीखने की औपचारिक यानी ऑफिशियल और अनौपचारिक यानी कि अनऑफिशियल दोनों प्रकार की संस्थाएं शामिल होती है। तो ये शिक्षा का अर्थ कहलाता है। आप स्कूली शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, आप परिवार से जुड़ी, पड़ोस से जुड़ी और समाज से जुड़ी शिक्षा भी आप ग्रहण करते हैं। तो यही आपकी ऑफिशियल और अनऑफिशियल शिक्षा कहलाती है। आगे बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य और इसके महत्व के बारे में। तो सबसे पहला है कि सामाजिक नियंत्रण का ज्ञान। तो देखिए क्या होता है कि जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसे समाज के मूल्यों के बारे में, नियमों के बारे में, आदर्श के बारे में, परंपराओं के बारे में अच्छा खासा ज्ञान होता है। और उसे यह भी पता होता है कि यदि वह इसका उल्लंघन करेगा तो समाज के द्वारा उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंध लगाया जा सकता है, सजा मिल सकती है। तो इस प्रकार शिक्षित व्यक्ति का सामाजिक नियंत्रण का ज्ञान भी अच्छा होता है। दूसरा है, वो सबसे कॉमन भी है, वो है व्यक्ति का बौद्धिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट। तो देखिए, जितना ज्यादा व्यक्ति पढ़ता है उसके अंदर उतने ही क्या होते हैं, गुण मिलते रहते हैं, यानी कि उसका मेंटल डेवलपमेंट काफी तेजी से बढ़ता रहता है। समाज के अंदर वह अपनी उपस्थिति कुछ इस प्रकार से प्रदान करता है कि वह अच्छे और बुरे की समझ दोनों प्रकार के समझता है और अपने ज्ञान के सहारे वह दूसरों को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, और साथ ही समाज के कल्याण में भी अपनी ज्यादा भूमिका को निभाता है। और तीसरा है नैतिक गुणों का विकास। तो देखिए क्या होता है कि शिक्षित व्यक्ति क्या करते हैं, उनके अंदर एक मोरल जो क्वालिटी होती है वो ज्यादा अपने आप ही डेवलप होने लग जाती है। देखिए क्या होता है कि आप बहस नहीं करोगे, आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करोगे यदि आप शिक्षित हो, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी जो चीजें हैं वह एक फालतू की चीजें है जिसका आपका कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार शिक्षित और अशिक्षित में यही फर्क देखने को मिलता है कि उनके अंदर जो होता है वो नैतिक गुणों का विकास अधिक होता है। हालांकि अब बात यहाँ पर एक चीज का ये भी है कि ऐसा नहीं है जो अशिक्षित है कि वह है अच्छी समझ नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। संस्कार अच्छे होने चाहिए तो हर जगह व्यक्ति सही होता है। ठीक है, और चौथा है समाजीकरण में सहायक। तो समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। तो क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसका जो पहला जो स्टेप होता है उसका समाजीकरण का, वो होता है उसका परिवार, जो कि उसे अनौपचारिक शिक्षा देता है, उसे समाज के तौर तरीके समझाता है। और दूसरा समाजीकरण है वो है उसका स्कूली शिक्षा। तो स्कूली शिक्षा के अंदर में हर वो चीज़ सीखता है जो कि उसे आने वाले समाज में काफ़ी योगदान देनी होती है और साथ ही समझना पड़ता है। तो इसलिए ये समाजीकरण में भी काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है। तो ये थे शिक्षा के उद्देश्य और महत्व के कुछ पॉइंट, तो आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। इसके बाद करते हैं भारत में शिक्षा प्रणाली की खामियों के बारे में, यानी कि भारत के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन सी कमी देखने को मिलती है। हालांकि ये जो टॉपिक है ना वो एक सेपरेट टॉपिक है जो कि आपको करियर टिप्स में दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको लिमिटेड बता देता हूँ कुछ पॉइंटों के बारे में ताकि आप अच्छे से तरीके से उनको समझ सके। तो सबसे पहला है कि शिक्षा का उद्देश्य ना होना। तो देखिए सबसे बड़ी खामी तो यही है, एक तो सरकार के द्वारा पहली से 8वीं क्लास वाले बच्चों को पास कर दिया जाता है, उसके बाद जब वे 9वीं और 10वीं जैसी अच्छी क्लास में आते हैं तो उन्हें एक बेसिक ज्ञान भी नहीं हो पाता। ऐसे बहुत बच्चों में कमियां देखने को मिलती है। तो जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता, यानी समझ जो है बच्चों में अभी भी पैदा नहीं हो पा रही है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ के बारे में। और दूसरा है शिक्षा पर कम खर्च। तो भारत जैसे देश के अंदर वैसी शिक्षा के ऊपर इतना कम खर्च किया जाता है। हालांकि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर अच्छा खर्च किया जाता है, जैसे कि दिल्ली जो है वो शिक्षा पे सबसे ज़्यादा खर्च करती है। और तीसरा है फिजूल खर्ची। तो फिजूल खर्ची में ये चीज़ें आती है जैसे सरकार के द्वारा ऐसी बहुत सारी योजनाएं लाई जाती हैं, लेकिन जब उन्हें इम्प्लीमेंट यानी अमल करने की बात आती है तो वह बच्चों तक सही तरीके से नहीं पहुँच पाती, जिस कारण वह फिजूल खर्ची
की लिस्ट में आ जाया करती है। और चौथी है महंगी शिक्षा। तो आप जानते हैं कि यदि आपको ये कोर्स करना चाहते हो तो इतनी महंगी उसकी फीस होती है कि एक लोअर क्लास का या फिर एक पुअर फैमिली से रिलेटेड बच्चा उसकी फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस कारण शिक्षा भी काफ़ी महंगी होती है। और लास्ट जो है वो है गलत पाठ्यक्रम। तो गलत पाठ्यक्रम यानी कि जो हमारा सिलेबस होता है, जो बच्चे पढ़ते हैं, उसका अच्छे तरीके से बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, जिस कारण वो पाठ्यक्रम की दिशा भी सही नहीं हो पाती। लेकिन मैं वर्तमान समय की बात करूं तो जैसे कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई है तो वो इसी का सुधार है, ताकि बच्चे के अंदर शिक्षा की समझ अच्छे तरीके से उत्पन्न की जा सके। तो इस कारण ये व्यवस्था भी लाई गई है, जो कि आने वाले सालों में अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो शिक्षा से ही रिलेटेड है और वो इस लेसन का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है शिक्षा के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन की जब बात आती है तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी औपचारिक शिक्षा, जिसे हम ऑफिशियल एजुकेशन कहते हैं, और दूसरी होती है वो है अनौपचारिक शिक्षा, यानी जिसे हम अनऑफिशियल एजुकेशन कहते हैं। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है? जैसे कि स्कूल में पढ़ना, कॉलेजेस में पढ़ना, विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना, तो ये सारी आपकी औपचारिक शिक्षा में आती है। इसमें क्या होता है, जो करिकुलम होता है यानी कि जो पाठ्यक्रम होता है वो निश्चित होता है। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो, अगर आपके सिलेबस के जो आपका सिलेबस है तो आपको पूरा कवर करना ही पड़ेगा और उसी के अनुसार आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो यानी पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती है। अब क्या होता है अनौपचारिक शिक्षा में, अनऑफिशियल वाली में, तो इसके अंदर जैसे रोजमर्रा के अनुभव हो गए, यानी कि जिसे हम लाइफ एक्सपीरियंस कहते हैं, व्यक्तियों के विचार हो गए, जिसे हम थॉट कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी कुछ क्वालिटीज होते हैं, वो अपना प्रदान करता है दूसरे व्यक्ति को, और परिवार से, पड़ोस से, दोस्त से। तो ये सारी चीजें अनौपचारिक शिक्षा में आती है, जो समय समय पे चलती रहती है। तो इसलिए इसे निरंतर शिक्षा भी कहते हैं। हालांकि शिक्षा की परिभाषा ही निरंतर शिक्षा है, जो कि लाइफ टाइम चलती ही रहती है और व्यक्ति हर मोड़ पे अच्छे तरीके से सीखता ही रहता है। ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर 3 सामाजिक संस्थाओं को समझना। तो आई होप कि आपको हर एक टॉपिक, हर एक पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी बात पे आप लाइक करना और कमेंट करना ना भूलेगा, और साथ ही शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, क्योंकि ये जो चैनल है वो स्पेशली है क्लास 11 और 12 के आर्ट स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल जैसे सब्जेक्ट होते हैं, स्पेशली इन हिंदी मीडियम के अंदर। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, आपको यहाँ पे हर एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि आप इस चैप्टर के नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में मैंने अपलोड कर दी है, आप हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही CBSE से जुड़ी हर एक अपडेट्स भी आपको मिलती रहती है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे। तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे।